Good morning, students. Today we are reading lesson number 7, Prairies, the Grasslands. The map you are seeing here shows you the location of the grasslands of the world. ये जो मैप है आपको जो ग्रासलैंड है वर्ल्ड के टेम्परेट ग्रासलैंड्स उनकी लोकेशन को दिखाता है। ये आप यहाँ रेड कलर में देख सकते हैं मैप में। ये प्रेरीज ये सभी वर्ल्ड के जितने भी ग्रासलैंड्स हैं वो हैं। द अबव गिवन मैप शो यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रासलैंड्स इन द वर्ल्ड। ये मैप जो है ये जितने भी ग्रासलैंड्स हैं वर्ल्ड में उनकी लोकेशन आपको दिखाता है। दीज आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। और ये ग्रासलैंड्स अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर situated between the latitudes 23.5 degree north and 66.5 degree north। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में आते हैं, और ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में आते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। इन एशिया दे आर नोन एज स्टेप्स। एशिया में इनको स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। इन अफ्रीका दे आर नोन एज वेल्ड्स। अफ्रीका में इनको वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। इन साउथ अमेरिका दे आर नोन एज पम्पास। साउथ अमेरिका में इनको पम्पास के नाम से जाना जाता है। इन नॉर्थ अमेरिका दे आर नोन एज प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका में इनको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। इन ऑस्ट्रेलिया दे आर नोन एज डाउन्स। और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इन दिस लेसन वी विल स्टडी द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ प्रेरीज ग्रासलैंड। इस लेसन में हम प्रेरीज ग्रासलैंड्स के लोगों की लाइफ के बारे में रीड करेंगे। और प्रेरीज ग्रासलैंड कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरीज ग्रासलैंड्स हैं उन लोगों की लाइफ के बारे में हम स्टडी करेंगे इस लेसन में। प्रेरी इज अ फ्रेंच वर्ड। प्रेरी एक फ्रेंच शब्द है मीनिंग मीडो और ग्रासलैंड, जिसका अर्थ है, प्रेरी जो वर्ड है एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका अर्थ है मीडो और ग्रासलैंड, चरागा या फिर ग्रासलैंड घास भूमि। द प्रेरी ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रेरी ग्रासलैंड जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में, जो बीच वाला भाग है वहाँ स्थित हैं। आप मैप में देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का जो ये पार्ट है ये प्रेरी ग्रासलैंड है। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये सेंट्रल पार्ट में आता है प्रेरी ग्रासलैंड। द एरिया इज ऑलमोस्ट ट्रीलेस। और ये भाग ट्रीलेस है, यहाँ पेड़ नहीं है, सिर्फ घास ही घास है, बड़े पेड़ नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इसको ट्रीलेस कहा गया है। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। अब हम रीड करेंगे प्रेरीज की क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वेजिटेशन वहाँ कैसी होती है। प्रेरीज आर लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द ओशियंस। प्रेरीज जो हमारे महासागर हैं उन महासागरों से बहुत दूर हैं। दस दे हैव एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसीलिए वहाँ एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट है, यानी गर्मियाँ जब होती हैं तो गर्मियाँ अधिक होती हैं और सर्दियाँ जब होती हैं तो सर्दियाँ अधिक होती हैं। दैट इज द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड। यानी कि गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियाँ बहुत अधिक ठंडी होती हैं। अ मॉडरेट रेनफॉल ऑकर्स इन समर। गर्मी के सीजन में सामान्य बारिश होती है। दे रिसीव हैवी स्नोफॉल इन विंटर। और सर्दी के सीजन में बहुत अधिक हिमपात होता है, यानी बहुत अधिक बर्फ पड़ती है। ट्रीज डू नॉट ग्रो एज द रेनफॉल इज लेस। बोथ द क्लाइमेट एंड द सोइल आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। यहाँ पेड़ नहीं उगते हैं क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है, अधिक बारिश नहीं होती है। क्लाइमेट और मिट्टी सिर्फ यहाँ पर घास के उगने के लिए उपयुक्त है। यहाँ जो मिट्टी है और यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की जलवायु है, वो सिर्फ घास के उगने के लिए उपयुक्त है, पेड़ नहीं उगते हैं यहाँ। प्रेरीज वर वंस कवर्ड विथ थिक एंड टॉल ग्रासेस। प्रेरीज पहले बहुत गहरी घनी घास से भरे हुए होते थे, बट नाउ इट इज द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन इन द वर्ल्ड। लेकिन अब ये घास के मैदान फार्मिंग रीजन में बदल गए हैं, यानी यहाँ खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। These fertile lands are intensely cultivated to produce corn and wheat। और ये घास के मैदान जो हैं ये बहुत उपजाऊ हैं और इनका प्रयोग आजकल खेती के लिए प्रयोग किया जाता है इनका। और वहाँ पर अधिक यानी कि कॉर्न यानी मक्का, मैज कॉर्न या मैज यानी मक्का और व्हीट गेहूँ, मक्का और गेहूँ के लिए इन मैदानों का प्रयोग किया जाता है उगाने के लिए।
द प्रेरीज आर कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में गेहूं उगाया जाता है, इसीलिए यहाँ प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। संसार का गेहूं का कटोरा भी इसको कहा जाता है। वेरी लिटल ऑफ द नेचुरल प्रेरीज एक्सिस्ट टुडे। आजकल जो पहले प्रेरीज हुआ करते थे, आजकल वो प्रेरीज नहीं है। पहले प्रेरीज घास के मैदान हुआ करते थे, लेकिन आजकल फर्टाइल रीजन यानी वहां पर खेती की जाने लगी है, तो वो पहले वाले जो प्रेरीज हुआ करते थे वो नहीं है। द मिसिसिपी एंड मिसूरी रिवर्स along with their tributaries flow through the prairies and provide enough water for the irrigation. मिसिसिपी एंड मिसूरी नदियां जो हैं ये अपनी सहायक नदियों के साथ प्रेरीज से बहती हैं, घास के मैदानों से बहती हैं, और यहाँ के लिए, यहाँ की सिंचाई के लिए पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वाइल्ड लाइफ, यहाँ का जंगली जीवन कैसा है। द प्रेरीज ग्रासलैंड्स आर नोटेड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक द बिसन्स, स्टैग्स एंड ज़ेब्रास। प्रेरी के ग्रासलैंड्स जो हैं वो बहुत सारे ग्रेजिंग एनिमल्स यानी कि जो चरते हैं, जो पशु, उनके लिए फेमस हैं। जैसे बिसन्स हैं, बिसन्स क्या होते हैं, जो जंगली सांड होते हैं। स्टैग्स हैं, हिरन, ज़ेब्रा, उनके लिए फेमस है। बिसन्स विच वर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द प्रेरीज आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट टुडे। बिसन्स यानी जंगली सांड जो होते थे वो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन वो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी कि वो लुप्त हो गए हैं। पहले बहुत अधिक मात्रा में यहाँ बिसन्स पाए जाते थे। देयर वर टाइम्स व्हेन हर्ड्स ऑफ दीज एनिमल्स wandered अराउंड द कंट्री साइड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। पहले बहुत सारे इन सांडों के झुंड जो हैं वो इधर उधर घूमते थे भोजन और रहने की जगह की तलाश में, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। दिस स्पीसीज वाज वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग। ये जो प्रजाति है, ये जंगली सांडों की प्रजाति अब बिल्कुल लुप्त हो गई है, क्योंकि यहाँ इनका शिकार बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। Falcons, snakes, owls, eagles, hawks, etc. are also found in plenty. Falcon बाज, स्नेक सांप, उल्लू, बाज, हॉक, गिद्ध जो हैं वो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का जीवन। द फार्मर्स हैव कन्वर्टेड द ग्रासलैंड्स इनटू फार्मलैंड्स। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो किसान लोग हैं, उन्होंने इन ग्रासलैंड्स को, घास की भूमियों को फार्मलैंड्स में बदल दिया है, खेती की जमीन में बदल दिया है। मोस्ट ऑफ द फार्म्स आर वेरी बिग एंड स्ट्रेच ओवर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स। यहाँ के जो खेत हैं वो बहुत बड़े हैं और सैकड़ों, हजारों हेक्टेयर में फैले हुए हैं। फार्मर्स लिव ऑन द फार्म्स विद देयर फैमिलीज। यहाँ के किसान अपनी जो फैमिली है, अपने परिवार के साथ खेतों पर रहते हैं। द एंटायर वर्क ऑफ टिलिंग, प्लॉइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन्स। और सारा कार्य, जो खेती का सारा कार्य होता है, चाहे वो खेत जोतना है, बीज बोना है, खेत फसल की कटाई करना है, जो कुछ भी कार्य है वो सारा ही काम आधुनिक मशीनों की सहायता से किया जाता है। यहाँ के लोग आधुनिक मशीनें रखते हैं और उनकी सहायता से सारा काम करते हैं। इवन स्टोरिंग ऑफ द फूड ग्रेन इन बिग स्टोरेज बिन्स इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। और यहाँ केवल बाकी खेती का और काम ही नहीं, भोजन, जो अनाज है, अनाज को स्टोर करने का काम भी मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। बड़े बड़े बिन्स में इनको स्टोर किया जाता है अनाज को। मशीन्स डू द वर्क ऑफ सेवरल पीपल इन फ्यू आवर्स। मशीनें बहुत सारे लोगों का काम कुछ घंटों में ही कर देती हैं। अपार्ट फ्रॉम व्हीट द फार्मर्स आल्सो ग्रो बार्ले, राई, ओट्स एंड फ्लेक्स। यहाँ केवल गेहूं के, सिर्फ गेहूं ही उगाया नहीं जाता, गेहूं के अलावा जौ, राई, ओट और फ्लेक्स भी उगाया जाता है, जिसको पटसन बोलते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज हिली एंड अंडुलेटिंग। प्रेरीज का जो हिली, जो वेस्टर्न पार्ट है वो हिली है, और मतलब ऊंचा नीचा है, पहाड़ी इलाका है। हेयर द सोइल इज कोर्स एंड लेस फर्टाइल। यहाँ की जो मिट्टी है वो, उसके कण बहुत मोटे हैं और वो बहुत कम उपजाऊ है। रेनफॉल इज ऑल्सो स्केंटी, और यहाँ बारिश भी बहुत ही कम होती है। द क्लाइमेट एंड द सोइल आर ओनली सुटेबल फॉर ग्रोइंग ग्रासेस। यहाँ की जलवायु और मिट्टी घास के उगने के लिए ही उपयुक्त है। कैटल रियरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर।
यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। द कैटल आर रियर्ड ऑन लार्ज ओपन ग्रासलैंड्स कॉल्ड रैंचेस। और यहाँ बड़े बड़े मैदान होते हैं जहाँ पर पशुओं को पाला जाता है, जिनको रैंचेस कहा जाता है। द कैटल आर मेनली रियर्ड फॉर बीफ। और यहाँ पर जो पशु हैं उनको बीफ के लिए, यानी कि गायें जो यहाँ पाली जाती हैं वो गौ मांस के लिए पाली जाती हैं। द स्लोटरिंग हाउसेज आर लोकेटेड इन सिटीज। और स्लोटरिंग हाउसेज जहाँ पशुओं को मारा जाता है, जिनको बूचड़ खाने कहा जाता है, जहाँ पशुओं की हत्या की जाती है मांस के लिए, वो शहरों में स्थित हैं। शिकागो ऑन द सदर्न टिप ऑफ द लेक मिशिगन इज एन इम्पोर्टेंट स्लॉटरिंग सेंटर। शिकागो शहर जो है यहाँ का, वो मिशिगन लेक जो है उसकी सदर्न टिप पे स्थित है और ये एक बहुत ही बड़ा स्लॉटरिंग सेंटर है जहाँ पर पशुओं को उनके मांस के लिए कत्ल किया जाता है। काउज आर टेकन टू स्लॉटर हाउसेज बाय द स्पेशल ट्रेन्स। गायों को इन स्लॉटर हाउसेज में ले जाया जाता है स्पेशल ट्रेन्स के द्वारा। बीफ इज द स्टेपल फूड ऑफ द अमेरिकन। और ये गौ मांस जो है यहाँ अमेरिका के लोगों का मुख्य भोजन है। इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर लोकल कंजम्पशन एंड फॉर एक्सपोर्ट टू मैनी यूरोपियन कंट्रीज। और यहाँ बहुत अधिक मात्रा में गौ मांस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ फैक्ट्रियों में इसको प्रोसेस किया जाता है और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनमें इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, इस गौ मांस को भेजा जाता है। Many farmers rear cattle for milk and its products like butter, cheese, etc. बहुत सारे लोग पशुओं को पालते हैं उनके दूध के लिए और बहुत सारे दूध से बने हुए पदार्थों के लिए, जैसे बटर है और चीज़ है, मक्खन और पनीर। बिग डेयरी फार्म्स आर डेवलप्ड विद मॉडर्न मशीन्स। बड़े बड़े डेयरी फार्म बनाए गए हैं जहाँ पर आधुनिक मशीनें हैं। इवन द मिल्किंग ऑफ काउ इज डन बाय मशीन्स। और गाय का जो दूध निकालने का काम है वो भी मशीनों के द्वारा किया जाता है। द पीपल ऑफ द प्रेरीज लीड अ लग्जूरियस लाइफ विद ऑल मॉडर्न एमेनिटीज। यहाँ के लोग, प्रेरीज के लोग जो हैं वो बहुत आधुनिक, बहुत विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, जिनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। दे आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। और यहाँ के लोग अपने जीवन में सुधार करने का प्रयास करते रहते हैं हमेशा, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर और वैज्ञानिक खोजों को अपनाकर। जो खोजें हैं उन वैज्ञानिक खोजों से अपने जीवन में हमेशा सुधार करने की कोशिश करते रहते हैं। तो लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको लेसन समझ आ जाएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।